Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video, we are going to discuss some of the important questions from Python language. And yes, this video is very important for all the competitive examination, those who are going to do the preparation for KVS, NVS or Bihar Public Sector Examination, because Python is a topic जो हर एग्जामिनेशन में आजकल देखा जा रहा है। तो आपको किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए इन सारे वीडियोस को जरूर देखिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पूरे डिटेल में कवर करूंगी, सो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन as well as this video is also helpful for all the student those who belongs to class 11th and class 12th और जिनके सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में पाइथन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बिकॉज जब आप होम सेक्शन पे जाएंगे, होम सेक्शन में स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे, देन यू विल गेट ऑल द वीडियोस रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग, दैट इज DBMS सो एंड सो। और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, देन यू विल गेट the videos related to the school student। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास 12th 11th 10th 9th सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो आप जरूर उसको चेक कर ले, बिकॉज यू विल गेट ऑल द वीडियोस फॉर फ्री नाउ। So let's get started. So this is the first question on the screen. Question number 1 is, what is the role of cache memory? Okay, so this is a question जो हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और या फिर आप अगर इंटरव्यू का प्रिपरेशन करें, देन ऑल्सो दे आर गोइंग टू आस्क यू। सो अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली हम 11th 12th को ध्यान में लेकर बना रहे हैं। तो 11th 12th में आपका जो बोर्ड का पैटर्न है, उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, then you have 2 marks question, then you have 3 marks question, 4 marks question, and maybe you will get 5 marks question. So this is the marks distribution. तो इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन कवर करूंगी वो 1 मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग है, और मैंने डिटेल में कवर किया है। आप एग्जामिनेशन में इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम समझ ले कैशे मेमोरी का। तो ये जो टॉपिक है ये आपके चैप्टर 1 का है, जिसमें आप मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ते हो। अगर हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम में आपके फंक्शनल यूनिट होते हैं। इन दैट फंक्शनल यूनिट यू हैव 5 थिंग्स, दैट इज द फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट, देन you have output unit, and then you have CPU, that is the processing. And when we talk about CPU, in the CPU we have memory, then we have arithmetic logic unit, and then we have control unit. और ये जो कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच कम्स अंडर मेमोरी। तो मेमोरी में आपका मेन मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, और कैशे एक ऐसा स्पेशल मेमोरी है जो एक बफर की तरीके से काम करता है मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफर? बफर का ये मीनिंग है कि जैसे आपने आपने पेन ड्राइव इंट्रोड्यूस किया अपने सिस्टम में, ठीक है, तो पेन ड्राइव से आप डेटा कॉपी कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो मेन मेमोरी जो है वो बहुत फास्ट होता है, और जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है बहुत स्लो होता है। अगर आप डेटा को रीड कर रहे हैं, डेटा को आप राइट कर रहे हैं, तो मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। बैलेंस इसलिए कि डेटा जो है वो इक्वी डिस्टेंस में फ्लो हो, ऐसा ना हो कोई डेटा आपका बीच में लॉस हो जाए। सो दैट इज वाई the cache memory, the role of cache memory is it acts as a buffer between the main memory and the CPU. Moreover, it synchronizes with the speed of the CPU. Besides, it stores the data and instruction which the CPU uses more frequently, so that it does not have to access the main memory again and again. अभी आप बात देखो, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर होता है? मेन मेमोरी में। तो आपको अगर कोई भी फाइल ओपन करना है, आप मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे, और बार बार मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे तो सिस्टम पे उतना आपका लोड बढ़ता है। सो दैट इज वाई व्हाट वी डू इज कि हम मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक ऐसा कैशे मेमोरी लगाते हैं जिसकी मदद से आप दोनों तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हो, जो एक बैलेंस का काम करेगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग द कैशे मेमोरी। तो ये मैंने समझा दिया है, और ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू। इसका बेसिक रोल क्या है? ये सिंक्रोनाइज करेगा स्पीड ऑफ द सीपीयू, कि डेटा आपका लॉस ना हो। या दूसरे तरीके में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कैशे मेमोरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज it improves the efficiency of the data retrieval. It stores program instructions and data that are used repeatedly in the operation of programs or information that the CPU is likely to read next. जैसे कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको आपको पता है कि आपको बार बार रीड करना है ना, तो बार बार रीड करना है, तो हम उसे एक स्टोर हाउस में नहीं रखेंगे, हम उसको एक ऐसे बफर एरिया में स्टोर करके रखेंगे जहां से आप उसको इजिली रिट्रीव कर सको।
So that is also the second type of way to define कैशे मेमोरी. अब यहाँ पे इस चीजों को और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, बिकॉज जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि दे आर नॉट पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन व्हेन लर्निंग दिस सब्जेक्ट, बिकॉज इस सब्जेक्ट अपने आप में बहुत वास्ट है. तो आप देखो, 1 मार्क्स में तो आप एक डेफिनेशन ही एग्जामिनेशन में लिखोगे, बट हम उस हिसाब से आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, है ना. तो ये मेरा सीपीयू है. तो व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू में हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस स्टोर होके हैं. दिस इज द मेन मेमोरी विच इज अ डिफॉल्ट इंटरनल मेमोरी एंड दिस इज अ सेकेंडरी मेमोरी. अब अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सेकेंडरी मेमोरी से भी एक्सेस कर सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी से भी एक्सेस कर सकते हैं, और सीपीयू में सारा प्रोसेसिंग होना है. तो सीपीयू की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी, एज कंपेयर टू सेकेंडरी डिस्क. तो एक क्वेश्चन आपका यही पे पूछा जाता है कि विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी. तो अगर ऑप्शन में आपका सीपीयू है, कैशे है, मेन मेमोरी या सेकेंडरी है, तो आंसर हो जाएगा कैशे मेमोरी, क्योंकि सबसे पहले कैशे मेमोरी आएगा. तो आप जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं ये एक बफर के तरीके से काम कर रहा है, किसके बीच में? सीपीयू के बीच में और मेन मेमोरी के बीच में. और फिर मेन मेमोरी आपको इंटरेक्ट करता है सेकेंडरी मेमोरी से, है ना. तो सेकेंडरी मेमोरी से जब आप डेटा को रीड करते हैं वो बहुत स्लोअर स्पीड में होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपका स्टोर है. एज कम तो अमाउंट सबसे ज्यादा यहाँ पे स्टोर है, बट इसकी स्पीड सबसे ज्यादा स्लो होती है. तो फास्टेस्ट मेमोरी एक्चुअली आपका रजिस्टर होता है. तो जब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आपको सिखाया जाता है रजिस्टर क्या है. रजिस्टर की अगर हम बात करें, एक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो अगर 1 बिट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है उसको आप रजिस्टर में स्टोर करते हो, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर. तो सीपीयू के अंदर आपके ना कई सारे रजिस्टर्स होते हैं. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू लर्न. अब जो मेमोरी की हमने बात की, यहाँ पे मैं दूसरा डायग्राम भी आपको समझा देती हूँ, बिकॉज ये एग्जामिनेशन के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू लर्न द हायरार्की ऑफ मेमोरी. तो सीपीयू देखो, ये आपका फास्टेस्ट मेमोरी है. इसके बाद सेकेंड पोजीशन पे कैशे आता है, फिर आपका मेन मेमोरी आता है, देन यू हैव मैग्नेटिक डिस्क, देन यू हैव ऑप्टिकल डिस्क, और सबसे लास्ट में आपका मैग्नेटिक टेप आता है. इस हायरार्की को हर स्टूडेंट याद रखेगा, बिकॉज इससे कई तरीके से क्वेश्चंस घुमा के पूछते. देखिए, एक्सेस टाइम. एक्सेस टाइम का ये मीनिंग है, इसका जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी सबसे कम है. कैपेसिटी इज वेरी लो, क्योंकि सीपीयू ना 1 बिट का इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा हर रजिस्टर में. मैग्नेटिक टेप आपका हो गया, जैसे आप सीडी यूज कर रहे हो, डीवीडी यूज कर रहे हो, या फिर आप ब्लू रे हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो, सो दे ऑल आर मैग्नेटिक टेप. तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होता है. सो दैट इज वाई अगर इंफॉर्मेशन ज्यादा स्टोर हो रहा है तो इसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी. तो स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड आपका टॉप टू बॉटम स्लो होता है, और टॉप स्पीड यहाँ पे स्लो होता है. ठीक है. सो सीपीयू इज हैविंग फास्टेस्ट स्पीड इन टर्म्स ऑफ स्पीड. सिमिलरली अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो देखो, कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो हाई है. मैग्नेटिक टेप में आप कई सारा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं एज कंपेयर टू रजिस्टर. तो ये दो चीजें आपको याद रखना है. व्हाट डज एरो मीन्स? एक्सेस टाइम मतलब किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है. तो जितना बड़ा मेमोरी स्पेस होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, है ना. सो दिस इज द मेमोरी हायरार्की. प्लीज इसको याद करके रखिएगा. चलिए, अब इसी मेमोरी हायरार्की पे आपका सेकंड क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड पूछ लेता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, दे विल गिव यू सम ऑफ द डेटा, और इसमें आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस थिंग. तो आपको मैंने पढ़ाया है ये हायरार्की, आप जरूर याद रखिए. जैसे अगर हम बिट की बात करें, सो बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0,1. इसके बाद अगर हम 4 बिट को मिला दे, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट, सो इट इज इक्वल्स टू योर निबल. सिमिलरली अगर हम बाइट की बात करेंगे तो योर 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट. अगर हम आपके किलो बाइट की बात करेंगे, सो इट इज 2 to the power 10 बाइट. तो ये हायरार्की आपको याद होना है. इस तरीके से फुल फॉर्म आपका पूछ लेता है. सो नाउ यू कैन सी 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB. 2 to the power 10 को जब आप इवेलुएट करेंगे, इट इज एक्चुअली 1024 बाइट्स. ठीक है. अब यहाँ पे ये आंसर आप नहीं लिख देंगे 1024. क्यों? क्योंकि यहाँ पे MB लिखा है. तो बेसिकली यहाँ पे आंसर होगा 1024 into 1024 and then it is your kilobyte. Why? Because 1 megabyte equals to 1024 kilobyte. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? It is 1024 into 1024 kilobyte. तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बनते हैं. एंड जनरली 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट्स और 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स. तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया. और जब आप इसको गूगल करेंगे, इन द गूगल यू विल गेट आंसर 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू 1
6 times 0 equals to किलोबाइट, है ना। तो इसी को जब आप इवेलुएट करेंगे यू विल गेट अ फिगर लाइक दिस थिंग। तो आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी सही होगा, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे देन ऑल्सो यू विल गेट द आंसर। आई होप ये 2 क्वेश्चंस आपको क्लियर है। और जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बिकॉज वी विल बी देयर टू प्रोवाइड यू, we will be there to solve all the queries which are put in the comment section। और यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी रखा है, बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। इफ वी से 1 बिट इट इज 01, 8 बिट्स की बात करें 1 बाइट होता है विच इज इक्वल्स टू 2 निबल। क्यों? क्योंकि निबल आपका 4 बिट है, सो 4 + 4 दैट इज 8 बिट्स। और ये हायरार्की आप याद रखेंगे। स्कूल्स की अगर हम बात करें तो आपको जनरली यहाँ टेराबाइट तक पढ़ाया जाता है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। बट इसके बाद आपका एक्सा, जेटा, जियोटा बाइट होता है, देन ब्रोनो बाइट होता है, देन जियो बाइट होती है। तो ये हायरार्की याद रखिएगा किस तरीके से आप इसको यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। Write the pseudocode to print all the multiples of 5 between 10 to 25. Now because these questions I have taken from class 11th, जो आपके पाइथन की बुक है, तो वहां पे आपको जब पाइथन सिखाया जाता है तो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग में आपको सिखाया जाता है व्हाट इज अ फ्लो चार्ट, व्हाट इज अ pseudocode। तो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग में ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना हाउ टू डिजाइन एन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम को डिजाइन करने के ये टूल्स होते हैं, फ्लो चार्ट, pseudocode, देन यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रोग्राम नहीं लिखना है, आपको pseudocode लिखना है। अब pseudocode का मतलब है यू आर सपोज टू राइट द लॉजिक इन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन क्या है कि 10 to 25 के बीच में जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 5 होंगे उसको आपको लिस्ट डाउन करना है, इंक्लूडिंग 10 to 25। इट मीन्स एक लूप चलेगा जो 10 से लेके 25 तक चलेगा, और 5 का मल्टीपल है तो 10 आ जाएगा, 15, 20 एंड देन 25। ये 4 वैल्यू आपको प्रिंट करनी है। तो कैसे करेंगे? लूप का कॉन्सेप्ट है, तो आपका लूप किस में आएगा? फॉर लूप आएगा। आप फॉर लूप भी लगा सकते हैं और यहाँ पे वाइल लूप भी लगा सकते हैं। फॉर लूप मैंने लगा लिया, जो एक नंबर है, नंबर का रेंज चलेगा 10 से लेके 25 तक। डू का मीनिंग है बिकॉज इट इज लूप देन यू आर सपोज टू डू द कंडीशन। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, उसी नंबर को लेना है जो 5 के मल्टीपल है। तो जो भी आपने नंबर लिया, लेट अस से द नंबर इज 10, तो 10 को कैसे चेक करेंगे कि वो 5 से डिविजिबल है? तो आपको कैसे सिखाया है, ये मॉडुलस ऑपरेटर आप यूज करेंगे जिसको 5 से डिवाइड करेंगे। देन इफ यू आर गेटिंग अ रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। याद करिए मैंने क्लास में भी पढ़ाया है एक सिंपल सा प्रोग्राम इवन और ऑड का। सो व्हाट इज एन इवन नंबर? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, और जो डिविजिबल बाय 2 नहीं है दैट इज एन ऑड नंबर। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा कि जो नंबर है अगर वो डिविजिबल बाय 5 का है और अगर आपको रिमाइंडर 0 आ रहा है देन प्रिंट कर दो वो नंबर, क्योंकि आपको वो नंबर प्रिंट करना है। सिंपली यहाँ पे लिखा है प्रिंट कर देना है, और ये एंड इफ हो जाएगा, है ना। ये इफ ब्लॉक खत्म हो जाएगा, बट ये काम लूप चलता रहेगा किसके लिए? नेक्स्ट 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 के लिए। पहले 10 आएगा, फिर वो 11 से चेक करेगा, 11 का मॉडुलस 5 से निकाला, सो रिमाइंडर इज नॉट 0, तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर आपका ये लूप भरेगा फॉर 12 एंड सो ऑन टिल 25। तो जितने भी मल्टीपल है, अब देखो यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पे मैम ने तो सिखाया था डबल इक्वल्स टू, बिकॉज इट इज डबल इक्वल्स टू। तो जब आप इसका प्रोग्राम बनाएंगे देन यू आर सपोज टू यूज दिस इक्वल्स टू ऑपरेटर। ये प्रोग्राम नहीं है, ये हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं, pseudocode लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये भी लिखा तो चलेगा, है ना। सो दिस इज नोन एज अ pseudocode, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है जिसको आप किसी भी तरीके से लिखेंगे, pseudocode इज नॉट रॉन्ग, बट यस इसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। इसी तरीके से आप एग्जामिनेशन में बोल सकता है इवन ऑड का pseudocode लिखिए। जो भी बेसिक प्रोग्राम्स है दे कैन आस्क यू टू राइट अ pseudocode, और एल्स दे कैन आल्सो आस्क यू टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट। या फिर क्वेश्चन उल्टा पूछ लेगा, आपको ये pseudocode दिया रहेगा और आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, दिस pseudocode gives the logic of which type of program, what is the output for the given pseudocode। तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। Now next question is, in how many ways can you work in Python? So when you start doing the coding in the Python, so basically हम ये पढ़ाते हैं initial classes में कि we have 2 mode, interactive and script mode। interactive mode वो होता है जिसमें आपकी black screen होती है, so you will get a कंसोल लाइक दिस, 3 आपका एरो होता है। आप जो भी कमांड यहाँ पे लिखते हो, इंटर प्रेस करते हो, इमीडिएट यू आर गेटिंग द आउटपुट। सो दिस इज इंटरएक्टिव, यू आर गेटिंग इंस्टेंट आउटपुट।
स्क्रिप्ट मोड वो होती है जहां पे आप फाइल क्रिएट करते हो, उसको सेव करते हो, नेक्स्ट टाइम यू कैन ओपन द फाइल एंड देन यू कैन डू द कोडिंग अगेन एंड अगेन. So there are two modes, okay, in Python, and basically you are using script mode for writing a code in Python. Now, next question is, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी. Python is an interpreted language. What does it mean? So basically you are supposed to learn all the basic features of Python. पाइथन आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है. पाइथन आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करता है. पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ओपन है, सोर्स आपका अवेलेबल है. तो इन सारी चीजों का क्या मीनिंग है ना. तो व्हेन यू स्टार्ट विद द पाइथन कोडिंग देन यू आर सपोज टू लर्न सम बेसिक फीचर्स ऑफ पाइथन. तो इसी तरीके से 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, व्हाट डज इट मीन. तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का ये मीनिंग है which means the source code of the Python is converted into bytecode that is then executed by the Python virtual machine. हमेशा याद रखिएगा इंटरप्रेटेड का ये मीनिंग होता है सोर्स कोड. जैसे आप पाइथन की फाइल बनाते हो एंड यू आर सेविंग इट यूजिंग द एक्सटेंशन .py. अब ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि पाइथन के फाइल का जो एक्सटेंशन क्या है. तो .py आप जब इस पाइथन को कंपाइल करते हो, बेसिकली वी आर टेलिंग कंपाइल, बट इंटरप्रेट जब आप करते हो तो वो एक बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और बाइट कोड की सिक्योरिटी बहुत हाई होती है. सो दैट इज व्हाई पाइथन इज आल्सो द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज, है ना. तो ये बाइट कोड में कैसे कन्वर्ट होता है, वर्चुअल मशीन के थ्रू. सो पाइथन इज डिफरेंट फ्रॉम द मेजर कंपाइल्ड लैंग्वेज लाइक C++. अगर हम पाइथन की बात करें तो C++ आपका कंपाइल्ड लैंग्वेज है एंड पाइथन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ लिंक्ड कोड फॉर दिस लैंग्वेजेस. देखिए जब आप कंपाइलर का यूज करते हो ना, तो कंपाइलर क्या करेगा, सेम काम करेगा कि सोर्स कोड को वो कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में और उसके बाद इसको एग्जीक्यूटिबल कोड बनाने के लिए, इसको एग्जीक्यूटिबल कोड जिसको आप रन करते हो, एग्जीक्यूटिबल कोड बनाने के लिए इस स्टेप पे, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि लिंकर और लोडर आपका होता है जो कुछ स्पेसिफिक फाइल को लोड करेगा, देन ओनली यू आर एबल टू एग्जीक्यूट द फाइल. तो ये स्टेप यहाँ पे नहीं होता है. यहाँ पे आपका लिंकर लोडर की जरूरत नहीं पड़ती है. वो ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या करेगा, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में. सो दैट इज व्हाई पाइथन इज इंटरप्रेटेड एंड इट इज नोन एज it is executing very fast as compared to C++. ओके तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं. तो बेसिकली यू हैव टू रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पाइथन. या फिर आपको ये भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, राइट 2 और 3 पॉइंट्स व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन और उसको इलेबोरेट करिए. तो ये भी आपके 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ना. चलिए अब ये क्वेश्चंस देखिए. इस क्वेश्चंस का आंसर आप जो भी लर्नर्स जुड़ गए हैं इस वीडियो से वो इसका आंसर भी दे सकते हैं. आपको ना 1 मार्क्स में हमेशा आ सकता है क्वेश्चन की आउटपुट बताइए, व्हाट इज द एरर. जैसे मैंने यहाँ पे टेम्प 90 लिखा है, यहाँ प्रिंट टेम्प किया है और ये एक बी है, A इक्वल्स टू 12, B इक्वल्स टू ये प्रिंट A एंड B. तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटपुट, या फिर अगर आउटपुट है तो आपको सेलेक्ट करना है आंसर क्या है. तो बहुत ध्यान से समझना है. देखो ये जो पहला स्टेटमेंट है इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, बट इस स्टेटमेंट में आपको मैंने सिखाया है प्रिंट क्या है. इट इज अ मेथड एंड बिकॉज इट इज अ मेथड इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ पैरेंथेसिस सिंबल. तो यहाँ पे पैरेंथेसिस सिंबल मिसिंग है. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं. एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप ये मत बोलिए कि देयर इज अ मिस्टेक इन क्वेश्चन. दैट इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड आउट व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन. इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे. तो इस क्वेश्चन में आप A इक्वल्स टू 12 लिखे हो, B इक्वल्स टू A प्लस B. नाउ यू आर डूइंग द कैलकुलेशन ऑन B बट यू हैव नॉट असाइंड अ वैल्यू टू B. आप बोल रहे हो कि मेरे क्लास में एक ऐश्वर्या नाम की लड़की है, बट ऐश्वर्या है ही नहीं क्लास में. देन हु इज गोइंग टू गिव द आंसर, है ना. सो दैट इज द मीनिंग कि आप B को यूज करो बट यू हैव नॉट गिवन द आंसर, यू हैव नॉट इनिशियलाइज इट. इनिशियलाइज इसको नहीं किया है. तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सिंपली आपको देगा नेम B इज नॉट डिफाइंड. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू ट्रेस द आउटपुट व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल. सिमिलरली देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा. आउटपुट बताइए, एक वैल्यू है 40, एक वैल्यू है ये और फाइनली आपको प्रिंट करना है. तो अगर आपने बिल्कुल भी पाइथन नहीं सीखा है तो आप इसका सिंपली बोल दोगे कि ये एरर है. क्यों ये एरर है, क्योंकि ये लाइन तो ठीक है, x इक्वल्स टू आपने बोला x इक्वल्स टू 40 और y इक्वल्स टू आपको दिख रहा है x प्लस 1. सो नाउ यू कैन राइट इट इज 41 हो गया यहाँ पे. ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर से आप क्या कर रहे हो, x इक्वल्स टू 20 कर रहे हो. ठीक है, x में हमने फिर से बिकॉज पाइथन इज अ डायनेमिक लैंग्वेज तो आप कहीं पे भी कुछ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं. अब आप बोलेंगे इस लाइन में
कि x में 20 भी है और x में यहाँ पे y प्लस एक्स किया, सो द करंट वैल्यू ऑफ y इज 41, और यहाँ से x की वैल्यू ये वाली वैल्यू तो अभी आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो पहली वैल्यू क्या वैल्यू आएगी 40, तो 41 प्लस 40 इज योर 81। तो एक वेरिएबल में आपको मैंने क्या सिखाया है, एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बट डियर स्टूडेंट होल्ड, ये पाइथन है, पाइथन में ये जो कॉन्सेप्ट था ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज में था। पाइथन में क्या आपने लिस्ट पढ़ा है? हाँ, आपने लिस्ट पढ़ा है कि एक वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 20, क्योंकि पहले 20 स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे y प्लस एक्स है, देन इट विल टेक द प्रीवियस वैल्यू। तो y की वैल्यू है 41, x की वैल्यू है 40, सो इट विल बी 81। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे एक्स वाई, तो ये x की दोनों वैल्यू को प्रिंट करेगा और ये जो y है 41 प्रिंट करेगा। तो बेसिकली इट इज योर लिस्ट। क्या समझ में आया? तो एग्जाम में मत लिख दीजिएगा कि दिस इज अ एरर, है ना। आप पाइथन सीख रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जावा, C++ is different as compared to Python language. So that is why you are supposed to do lots of practice in Python, because it is very easy to write a complex code. इसी चीज को यहाँ पे मैंने explain भी कर दिया है। X equals to 40 means assigning an initial value of 40 to x. Now this statement means y becomes 81. X equals to 20 comma y plus x, it means it will be 20 81. This makes x a tuple, है ना। ये इसको क्या बना देगा? टपल बना देगा, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस स्टेटमेंट। और इसके बाद इस टपल को आप जब प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू द वैल्यू। सो दिस इज टपल, सॉरी लिस्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनवैलिड वेरिएबल। So yes, again, this is the topic which I have taken from the concept of identifier. So I hope the learners, those who are watching the video, आपको मैंने कई सारे rules पढ़ा है identifier का। तो चलिए देखते हैं आपको क्या वो rules याद है। पहला है ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। So आपको पूछा है incorrect। इनकरेक्ट की अगर हम बात करें, इजिली यू कैन सी दिस इज द आंसर। वाई? बिकॉज आइडेंटिफायर्स की बात करें, इट कैन स्टार्ट विद अ कैरेक्टर, इट कैन हैव दिस स्पेशल सिंबल दैट इज अंडरस्कोर। वन आपका कोई भी नंबर बाद में हो सकता है, बट इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ न्यूमेरिक वैल्यू। 4 इज अ नॉर्मल वेरिएबल, और किसी भी स्टार्टिंग में आप इस सिंबल को दैट इज अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके के 1 मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ऑपरेटर्स, है ना। ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो आपको इस तरीके के छोटे छोटे एक्सप्रेशन दे देंगे इवैल्यूएट करने के लिए। अब इसमें आपको क्या याद रखना है? आपको प्रेसिडेंस याद करना है। प्रेसिडेंस मतलब इन द मैथमेटिक्स यू हैव लर्न द रूल ऑफ BODMAS। सिमिलरली नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू लर्न इन द पाइथन, PEDMAS। PEDMAS का ये मीनिंग है पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट का ये मीनिंग है 1 का पावर 3। तो 1 का पावर 3 क्या आएगा? 1 आएगा, और 3 इंटू आप 1 करेंगे, देन यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 3। तो ये तो मैंने बहुत छोटी वैल्यू दी है आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से आप इस एक्सपोनेंट को इवैल्यूएट करेंगे। तो याद रखिएगा कैसे इवैल्यूएट करेंगे। आप 3 का पावर 1 मत लिख दीजिएगा, है ना। तो ये समझना है, ये पहली वैल्यू इसके पावर में सेकेंड वाली वैल्यू को आप लेते हो। चलिए, नाउ सिमिलरली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज रेंज। नाम से ही बता रहा है रेंज। जैसे आपकी रेंज है 11th-12th में अच्छा बोर्ड मार्क्स लाना, उसके बियॉन्ड आप नहीं सोच रहे हो। तो रेंज इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस विच इज एक्चुअली यूज्ड। छोटे छोटे लूप के अगर आपको प्रोग्राम करने हैं तो आप रेंज को यूज करोगे, जिसमें आप स्टार्ट वैल्यू देते हैं, सेकेंड जो आपका पैरामीटर है वो एंड वैल्यू होता है, और ये आपको बताता है स्टेप, कितने स्टेप चलने हैं, है ना। जैसे मैंने बोला मेरी रेंज है 1 से लेके 10 तक और मुझे 2 स्टेप चलना है, तो मतलब मेरा एक लूप है जो चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक लूप चलना है। बट बिकॉज मैंने यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 दिया है, स्टेप वैल्यू 2 का मीनिंग है जो आउटपुट आएगा वो पहले प्रिंट होगा 1, 2 का गैप लेगा, फिर आएगा 3 5 7 9। So the output will be 1 3 5 7 9. So that is actually the meaning of step value. तो यहाँ पे माइनस आएगा 50, उसके बाद 10 का गैप, तो -50 के बाद क्या आएगा? -40 30 20 10, देन 0 10 40 तक आपकी वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज हमने -50 से 50 लिया है और 10 का गैप है। तो इस तरीके से आप एक एक मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में, ठीक है।
आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपसे फ्री हैं टू टाइप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और ये 11th के साथ साथ 12th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये सारे वीडियोस, बिकॉज इन द 12th क्लास ऑल्सो यू आर हैविंग 15 मार्क्स ऑन द 11th क्लास सिलेबस, तो ये जरूर आप रिकॉल करिएगा। चलिए, अब ये फिर से मेमोरी का क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स विल स्टोर द डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली। अब ये है क्वेश्चन, थोड़ा बायस्ड क्वेश्चन है या डाइसी क्वेश्चन है। क्यों? ये डिपेंड करता है कि आपके टीचर कैसे मार्क्स देते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन में बेसिकली मैंने यहाँ पे परमानेंटली पूछा है। तो रैम और कैश की बात करें तो ये आपका मेन मेमोरी है ना, मेन मेमोरी है। और मेन मेमोरी हमारा वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मीनिंग क्या है कि अगर पावर शट डाउन हुआ देन जो द डेटा विच इज स्टोर्ड इन द बफर एरिया वो लॉस्ट हो जाएगा। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर अभी मेरा पावर चला गया तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, सो इट इज एक्चुअली नाउ स्टोर्ड इन द कैशे मेमोरी, तो ये बिना सेव हुए भी लॉस्ट हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ वोलाटाइल, है ना। जैसे आप कुछ देख रहे हो, कोई फाइल बना रहे हो, उसको सेव नहीं किया है और लाइट चली गई तो वो फाइल आपका सेव नहीं होता, फिर आपको वो रिस्टोर करना पड़ता है। तो रिस्टोर आप बफर एरिया से करते हो। तो ये जो बफर एरिया है ये टेम्पोररी स्टोरेज होता है। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है परमानेंटली डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, सो फ्लैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। बेसिकली इस क्वेश्चन का आप आंसर हार्ड डिस्क दीजिएगा अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्योंकि हार्ड डिस्क में आपका डेटा परमानेंट स्टोर होता है। बट मेरे हिसाब से ये आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि फ्लैश मेमोरी इज द पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव में भी अगर आपने एक बार डेटा स्टोर कर दिया तो वो भी परमानेंट ही स्टोर रहता है। तो दोनों इसका आंसर सही है। बट स्कूल के टीचर्स का मुझे नहीं पता वो किस तरीके से क्वेश्चन को इवेलुएट करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यू कैन गिव द आंसर टू ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर अगर हम बात करेंगे तो आप हार्ड डिस्क लगाएंगे, या फिर सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में दोनों सही है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में तो वो अपने हिसाब से आंसर की देते हैं, बट आप इसका आंसर डी लगाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर आर द टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो अगेन दिस इज द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा है या आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक में डाउट होता है, तो एक क्लास 9th का मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने बताया है। उसमें मैंने कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो 10-15 मिनट लगेगा, उस वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर हम ओएस की बात करें, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेसिक सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप मुझे अभी देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके अगर आप सेलफोन यूज कर रहे हो, इन योर सेलफोन यू आर हैविंग एंड्रॉइड ओएस, और अगर एप्पल का है तो iOS होगा, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं लैपटॉप पे ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज द डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो 90% यूजर्स यूज करते हैं। सिमिलरली यू हैव लिनक्स, यू हैव रेड हैट, सो एंड सो। तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हम बात करें, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, अगर आपका कोई एंटीवायरस प्रोग्राम चल रहा है या बैकएंड में आपके जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं लैपटॉप में, दे ऑल आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये मीनिंग है, जैसे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, आपके डिवाइस में आप एक यूजर के अकॉर्डिंग अगर आप कोई प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं कोई भी सॉफ्टवेयर को, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कैमरा, कैलकुलेटर, वो बना ही इसलिए है कि कैलकुलेटर आप सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। सिमिलरली आपने लैंग्वेज प्रोसेसर पढ़ा है जो 3 तरीके का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, और एक आपका होता है असेंबलर, है ना। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर की बात करें तो ये क्या करेगा, किसी भी हाई लेवल के कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। और असेंबलर की बात करें तो इट इज कन्वर्टिंग असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू योर मशीन लेवल लैंग्वेज। ये तीनों में डिफरेंस है। और कंपाइलर की अगर हम बात करें तो ये एट वंस एक बार में सारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, इंटरप्रेटर क्या करेगा, 1 by 1 किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब आपसे यही पूछ लिया कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी डाइसी है। अगर आप इसका गूगल करेंगे ना, some has written the explanation as true and some has written the explanation as false. तो लैंग्वेज प्रोसेसर इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। तो एक्चुअली इसका आंसर ट्रू होना चाहिए, तो आप एग्जामिनेशन में ट्रू ही लिखिएगा इसका आंसर। बट मैंने आपको समझा दिया है कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।
चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करें और प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को और अपने कमेंट्स को जरूर पोस्ट करिएगा। इफ यू वांट मी टू मेक मोर प्रैक्टिस सेशंस ऑन पाइथन then drop a message and I will try to make more concept based this type of practice session so that it is helpful for all the competitive examination. अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन दिस टाइप ऑफ नंबर्स। तो ये बेसिकली आपको बिट्स दे दिया है और आपसे बाइट पूछा है। तो क्या पढ़ा है आपने कि अगर 8 बिट्स को मिला दे तो 1 बाइट मिलता है ना, और बाइट से पूछा तो काउंट करना शुरू करिए। काउंटिंग लेफ्ट से करेंगे राइट से करेंगे, हमेशा याद रखिए राइट से करिए कोडिंग काउंटिंग। तो ये 4 मुझे दिख रहा है, ये 4 मुझे दिख रहा है, सो इट इज 1। और अगेन ये 4 4 है तो दैट इज 2, 1 + 1 = 2, तो ये आपका टोटल 2 बाइट है। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ वैलिड सिंबल इन ऑक्टल। बहुत ध्यान से समझिए। अगेन क्लास 11th में एक चैप्टर है जहां पे आपको मैंने सिखाया था नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। जब आप किसी भी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले तो नंबर सिस्टम क्या है, कितने तरीके के नंबर सिस्टम आप यूज करते हो, तो आपको मैंने सिखाया है। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, देन तीसरा आपका होता है ऑक्टल, और चौथा आपका होता है हेक्साडेसिमल, है ना। डेसिमल में आपको क्या पढ़ाया है, 0 से 9 का कॉम्बिनेशन होता है। कोई भी नंबर सिस्टम जो आप यूज करते हैं, दे ऑल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9। बाइनरी का मतलब है 0, 1, ऑक्टल का मतलब है 0 to 7, और हेक्सा का मतलब है 0 to 15, विच इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इंटू 0 to 9 एंड देन A to B। अब इस क्वेश्चन को देखो, नॉट अ वैलिड सिंबल इन ऑक्टल बोला है, तो ये 9 किस में होता है, डेसिमल में होता है, तो ये आपका नहीं होगा। ऑक्टल नंबर की बात करें, ऑक्टल में अगेन 8 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 to 7 होता है। तो 7 और ये ऑक्टल में हो सकता है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, विच आर द फॉलोइंग आर नॉट द वैलिड सिंबल इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब देखो ऑक्टल में मेरे हिसाब से 8 भी होगा और 9 भी आंसर होगा, है ना। तो ये थोड़े क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए हैं, तो आप इसका आंसर मान के चलिए। इसका आंसर आप ऐसे तो डी लगा देना, क्योंकि डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से द करेक्ट आंसर इज बी, डी। दोनों करेक्ट है। अगर कोई लर्नर बी और डी भी लगाता है तो जो आपके टीचर्स हैं दोनों पे मार्क्स देना चाहिए, बिकॉज ऑक्टल नंबर 0 to 7 ही होता है ना। बट ये रिप्रेजेंटेशन है ऑक्टल का, हम इस बेस से 8 रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली ये भी आंसर सही है, बट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज 9। नॉट पूछा है तो आप 9 लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड डेटा टाइप। नाउ डेटा टाइप इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा म्यूटेबल है, कौन सा इम्यूटेबल है, कितने तरीके के डेटा टाइप होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों डी होगा, आपको मैंने क्या पढ़ाया है, इंटीजर है, सेट है, नॉन है, दे ऑल आर द डेटा टाइप इन पाइथन। ये एक न्यू डेटा टाइप है पाइथन में, और ये भी आपका न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है पाइथन में। इवन ये जावा में भी है, पाइथन में भी है। रियल जैसा कोई डेटा टाइप नहीं होता है पाइथन में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पी। और जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे, मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नेट में भी पूछा गया है ना। तो पाइथन ऑल्दो इट इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ नेट, बट इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पे। तो आपको इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। कैसे इवेल्युएट करेंगे, नॉट ट्रू। सो बेसिकली वी हैव बूलियन वैल्यूज विच इज 0, 1, 0 रिप्रेजेंट ट्रू, 1 रिप्रेजेंट फॉल्स। तो नॉट क्या है, एक बूलियन लॉज है ना। नॉट अगर मैं 0 है, 0 का नॉट पूछूंगी होगा 1, 1 का नॉट पूछूंगी होगा 0। तो इट इज बेसिकली द कॉम्प्लीमेंट, आप इसको क्या बोलते हो, कॉम्प्लीमेंट। तो नॉट ट्रू को इवेलुएट करेंगे, ये आ जाएगा फॉल्स। फॉल्स और फिर यहाँ पे लिखे एंड फॉल्स और ट्रू। तो फॉल्स फॉल्स का जो आंसर होगा, फॉल्स 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 ही होगा, फॉल्स और ट्रू। तो बिकॉज और ऑपरेशन है तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। अब कई सारे लर्नर को नहीं समझ में आएगा अगर आपने क्या नहीं पढ़ा है, बूलियन लॉज नहीं पढ़ा है या लॉजिक गेट नहीं पढ़ा है। तो मैं इन शॉर्ट आपको समझा दूं, एक होता है और ऑपरेशन, एक होता है एंड ऑपरेशन, एक होता है आपका नॉट ऑपरेशन। नॉट का मतलब है कि अगर 0 दिया है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू 1, अगर 1 का कॉम्प्लीमेंट दिया इट इज कन्वर्टेड टू 0, इसीलिए नॉट ट्रू को मैंने लिखा है फॉल्स। और इज जस्ट लाइक प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसको आप एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हो डॉट से प्रोग्रामिंग में। तो और का मतलब है आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा, बट अगर आपने मुझे बर्गर भी दिया तो आई हैव मूड
आई एम इन द मूड, तो मैं वो बर्गर से भी काम चला लूंगी। बट एंड का मतलब है जैसे कोई जिद्दी बच्चा है, अगर मुझे पिज्जा चाहिए तो पिज्जा ही चाहिए, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू ईट। तो एंड का मतलब है जितनी भी लॉजिकल आपके कंडीशन गिवन है, अगर वो सारे ट्रू होंगे देन ओनली यू विल गेट अ ट्रू रिजल्ट। अगर एक भी फॉल्स हुआ, जैसे ट्रू फॉल्स है या फॉल्स ट्रू है, तो इस दोनों के केस में आपका आंसर आएगा फॉल्स। तो एंड का मतलब है सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए, देन ओनली यू विल गेट अ ट्रू रिजल्ट। और का मतलब है एक भी अगर ट्रू हुआ तो रिजल्ट आपका ट्रू हो जाएगा, है ना। जैसे आप देखो, आपका वैल्यू है 0 1, तो 0 1 दो वैल्यू है, इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे 4। कैसे 4 बनेगा? एक वैल्यू बनेगा 0 0, एक बनेगा 0 1, एक बनेगा 1 0, एक बनेगा 1 1। ये मैंने एक टेबल बना लिया, ये एक एक्स है, एक ये वाई है। तो अगर ये ऑपरेशन आपका और है, और में आपने क्या सीखा, एक भी अगर 1 है तो आउटपुट आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे एक भी 1 है, आउटपुट आ जाएगा 0। तो दिस इज योर और ऑपरेशन। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले एंड की, तो एंड का ये मीनिंग है कि दोनों ऑपरेशन आपका 1 होना चाहिए, मतलब हाई सिग्नल होना चाहिए। तो ये आएगा 1, रेस्ट ऑल विल कम 0। तो दिस इज योर एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये लिखा कि नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। फॉल्स का आप यहाँ पे एंड कर रहे हो फॉल्स से, तो फॉल्स और फॉल्स आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स। और फिर यहाँ पे फॉल्स का आप कर रहे हो ट्रू, तो एक भी ट्रू आए तो रिजल्ट विल बी योर ट्रू। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो वीडियो को दोबारा जरूर सुनने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, अब अगेन ये एक क्वेश्चन है जहां पे आपको आउटपुट बताना है, एरर फाइंड आउट करना है। और ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे देगा कि कुछ आपके स्टेप्स गिवन है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट कि किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने पे एरर आएगा। दिस इज स्टेटमेंट 1 2 3 4 एंड 5। बहुत ध्यान से देखिए और सोचिए। दिस इज अ नॉर्मल वेरिएबल जहां पे हमने कुछ वैल्यू स्टोर किया, इसको प्रिंट किया, तो यहाँ पे तो कोई भी एरर नहीं दिख रहा है। ये थर्ड वैल्यू है, यहाँ पे अगेन हमने इसको डायनेमिकली रीअसाइन किया है। और ये फोर्थ स्टेटमेंट देखो, फोर्थ स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे लिखा है एस, जीरोथ वैल्यू पे हम @ स्टोर कर रहे हैं। एक्चुअली ये आपका देगा एरर। क्यों ये एरर देगा? बिकॉज ये जो आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो, दिस इज बेसिकली अ लिस्ट और अ टपल। अगर होता तो आप ऐसे लिखते, तो लिस्ट के लिए आप क्या लिखते, इसको या तो आप ऐसे लिखते और इसमें एक एक करके वैल्यू स्टोर करते, या फिर आप इसको इस तरीके से टपल बनाते और फिर यहाँ पे ऐसे वैल्यू स्टोर करते। आप ये स्टेटमेंट इसके बाद यूज नहीं कर सकते, तो बेसिकली आपका ये स्टेटमेंट पे एरर देगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे जो ये बोलेंगे कि स्टेटमेंट 4 और 5 में भी तो एरर देगा। अगर स्टेटमेंट 4 है, अरे आप समझो कि अगर इस स्टेटमेंट पे एरर आ गया तो क्या नीचे का लाइन एग्जीक्यूट करेगा? नीचे का लाइन तो फिर भी नहीं एग्जीक्यूट करेगा। तो हाउ यू कैन सिलेक्ट आंसर 4 एंड 5? अगर पहले वाले लाइन पे ही एरर है तो नीचे तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, यहां से ही आपका वो एक्सेप्शन रेज हो जाएगा, है ना। तो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद पाइथन का जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल में आपके इस तरीके से एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का भी आंसर क्वेश्चन पूछ लेता है। अगेन ये आपका पेडमास रूल है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट पहले इवैल्यूएट होगा, सो 8 3 11.0। अब इसको 15.0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा आप यहाँ पे लिखोगे और फिर फाइनली इसको आप प्लस करेंगे। तो ये फ्लोटिंग नंबर में है तो आंसर भी क्या आएगा, फ्लोटिंग नंबर में आएगा, सो आंसर विल बी ए। तो सिंपल है, डिवाइड करके प्लस कर लीजिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आपको ये रूल याद करना है, इफ देयर इज अ ब्रैकेट यू आर सपोज टू इवैल्यूएट द ब्रैकेट फर्स्ट। नाउ देखो, अगर ये लर्नर को भी इस वीडियो को देख रहा है, तो अभी इस वीडियो में जो मैंने कवर किया ये सारे मैंने 1 मार्क्स से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आपके 11th और 12th का जो एग्जामिनेशन होता है ना, उसको बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है उसको दिमाग में रख के बनाया है। एंड these are the questions which are actually asked in the previous year examination of board. तो आई होप इस वीडियो में आपको एटलीस्ट बेसिक्स जो आपके हैं फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग वो क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो बोर्ड का पैटर्न है उसमें 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं, 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगी। तो अगर कोई 11th 12th का पर्सन है जिसको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, तो आप उसको ज्वाइन करिए। वहां पे पर्सनली आप आके मुझसे बोलिए, आई विल गिव यू दिस प्रैक्टिस सेट, सो दैट आप घर बैठे इस प्रैक्टिस सेट को जरूर प्रैक्टिस करें। बिकॉज इस प्रैक्टिस सेट को मैंने
बोर्ड का जो आपका सैंपल पेपर है उससे ही उठा के ड्राफ्ट किया है. So that can be an expected question for your board examination. So they all are the free practice set. So आप मुझे पिंग करें, then I will give you these questions on WhatsApp or the Telegram channel. तो आप देखो यहाँ पे सेक्शन भी मैंने सारे 2 मार्क्स के रखे हैं. इसके बाद फिर सेक्शन सी है आपका, जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप इस तरीके से पूछ सकता है कि इसका प्रोग्राम लिखिए, यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाइए. आपका जो एक चैप्टर 1 है उसमें मोबाइल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम पूछा गया है. कौन सा आइडेंटिफायर वैलिड है, इनवैलिड है, ये आपको स्टेटमेंट वाइज लिखना है. एक पाइथन प्रोग्राम बनाइए स्वैपिंग का. फिर आपका यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जहां पे आपके इस डुअल को बताना है. सो इट इज योर चैप्टर नंबर 3 जहां पे बुलियन लॉजिक का रूल आपको समझ में आना चाहिए. डी मॉर्गन्स लॉ है, तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आप देखो ये मेमोरी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th और 12th दोनों के लिए. व्हाट इज रैम, व्हाट इज रोम, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम. उसके बाद ये एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है. तो आपको मैंने सिखाया है पावर, है ना, किस तरीके से पावर को आप इवेलुएट करेंगे, तो ये भी आप देख सकते हैं. उसके बाद जो आपके 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जैसे 11th क्लास में बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको ये एक डायग्राम मैंने दे दिया है ना क्राइटेरिया के बेसिस पे, तो यू आर सपोज टू कैलकुलेट सम, एवरेज एंड परसेंटेज. तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप यूजर से कुछ वेरिएबल्स ले लेंगे, उसके बाद उस सबको अगर आप सम करते हो तो यू विल गेट अ सम. एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे? अगर 5 सब्जेक्ट है तो यू विल सिंपली राइट हियर सम डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज निकल जाएगा. परसेंटेज के लिए आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और ये जो चार्ट गिवन है इसके अकॉर्डिंग अगर परसेंटेज है, या सिंपल मैंने कर दिया कि आप यूजर से पूछ लीजिए कितना है परसेंटेज. यूजर ने बोला मेरा परसेंटेज आया है 75, तो 75 कहाँ पे आ रहा है? अगर 75 है तो आपका क्या आना चाहिए? 80 से 70 है तो आपका आना चाहिए सी. तो देखो आप इफ लूप लगाओगे, सो इफ इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, तो ये यहाँ पे मैंने पूरा पूरा कोड लिखा है. अगर परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो प्रिंट कर देगा ए. सिंपल प्रिंट करना है. अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 90 नहीं है, लेट अस टेक एन एग्जांपल 85 है, तो ये लूप में नहीं जाएगा, एल्स इफ में आएगा. एल्स इफ में परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है तो यस यहाँ पे आ गया 85, एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू 90. हाँ, दोनों कंडीशन देखो, एंड का मतलब है 85 जो है 85 80 से बड़ा भी है, और जो 85 है वो लेस देन इक्वल्स टू भी 90 है, तो बोथ कंडीशंस आर ट्रू. तो बोथ कंडीशन ट्रू होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा है. समझ में आपको व्हाट इज लॉजिकल एंड? तो ये यहाँ से प्रिंट हो जाएगा बी. अब बिकॉज यहाँ से प्रिंट हो गया तो आप यहाँ पे ब्रेक भी लिखोगे तो बाहर आ जाओगे. यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लिखा है तो ये एलसिफ यहाँ पे चेक होगा. अब यहाँ पे 85 अगर दिया तो 85 क्या ग्रेटर देन 70 है? नहीं. हाँ, ये ट्रू आया. और 85 क्या लेस देन इक्वल्स टू, ये आपका कंडीशन आ गया फॉल्स. तो अभी आपने सीखा है एक कंडीशन है ट्रू बिकॉज यहाँ पे है आपका एंड, और यहाँ पे है फॉल्स. तो एंड के साथ दोनों ट्रू होगा देन ओनली ये वाला एग्जीक्यूट होगा, बट यहाँ पे एक फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो दिस इज नोन एज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट इज यूज ऑफ इफ, और ये मल्टीपल इफ एल्स का यूज किया है. सो दैट इज नोन एज योर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट. तो ये जो क्वेश्चन है आपका मेन्यू ड्रिवन का, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा. ठीक है. उसके बाद अगेन आपका 3rd और 4th चैप्टर में है अबाउट द कन्वर्जन. तो कन्वर्जन पे अगर आपको डाउट होता है तो इसका ऑलरेडी वीडियो चैनल पे बना हुआ है. ये जो 11th का प्लेलिस्ट है इसमें मैं उस वीडियो को ऐड कर दूंगी, तो आप जल्दी से कन्वर्जन को देख लीजिएगा. और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं हेक्साडेसिमल है ना, एक स्मॉल सा बता देती हूँ, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में करना है. तो हेक्साडेसिमल का मीनिंग है 4 बिट का पेयर लेना है. क्यों? क्योंकि हेक्सा डिजिट का मतलब है 16, इट इज 2 to the power 4. तो 4 बिट का पेयर लो. तो ए का मतलब होता है 10, तो 10 को आप क्या लिखोगे? इट इज 1010. कैसे लिखा मैंने? तो इस फॉर्मूला से लिखा 1 2 4 8. 16 है तो यहाँ तक ही 16 आ जाएगा. 10 है तो 8 को और 2 को ऐड किया, इस पोजीशन पे 1 1 रखा तो मुझे मिल जाएगा 10, और बाकी ये वैकेंट पोजीशन पे 0 0 लग दिया. 0 0 है, इसको 4 बार आप 0 लिखेंगे. ऐसा नहीं है 0 को इग्नोर कर देना. क्यों? क्योंकि 0 बीच में है तो आप बीच की वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकते. 7 आपको कैसे होगा? 7 के लिए देखो 4 + 2 6 1, तो 3 बार है 1, बिकॉज हेक्साडेसिमल में है तो 4 बिट लगाएंगे तो 0 1 1 1. तो दिस इज द कन्वर्जन फॉर A07. जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको जरूर
बनाएं और कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मुझे ये लगेगा कि एटलीस्ट द एफर्ट दैट वी आर टेकिंग टू क्रिएट अ वीडियो लाइक दिस, आप दोनों तरीके से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। तो ये वाला जो है ये होमवर्क में, दैट इज कमेंट सेक्शन में जरूर 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 आप इसको आंसर लिखिए। अब ये है आपका डेसिमल नंबर जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगेन 14 को कैसे लिखेंगे, 8 4 12 13 14, तो 3 1 और 0, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका 14। 0.675 है, इसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा 5 2 10 0 1 14 15 और 12 और 13, ठीक है, ये आ गया। तो नेक्स्ट में इसको लेंगे डेसिमल के बाद वाले को, तो 3 5 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा 0 भी है तो 0, 5 2 जा 10 0, और ये आ जाएगा 7 0.7, अब ये आ जाएगा 0.7 इंटू 2, ये नेक्स्ट वाला फिर यहाँ पे आ जाएगा इट इज 1.4, है ना, फिर ये 0.4 इंटू 2, सो इट इज 0.4 इंटू 2 इट इज 0.8। अब यहाँ पे करते जाएंगे 4 बार भी निकाला तो चलेगा। तो आपको क्या सिखाया है कि ये जो 14 मैंने कैसे लाया, इस फॉर्मूला से ले आया, 8421 से ले आया, या नहीं तो आपको ये भी सिखाया कि 14 है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14 रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0, तो देखो रिमाइंडर 1, तो ये आप लिखेंगे नीचे से ऊपर, तो 1110 आ गया। और जब आप डेसिमल के बाद वाले को लेते हो तो मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल के बाद वाले को और ऊपर से नीचे लिखते हैं, और डेसिमल के पहले वाला नंबर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1010, ऊपर से नीचे, डेसिमल के पहले नीचे से ऊपर और डेसिमल के बाद ऊपर से नीचे, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का आंसर। और उसके बाद अगेन डेसिमल टू ऑक्टल है, डेसिमल टू ऑक्टल में तो क्या करेंगे, 3 बिट का पेयर लगाएंगे, 1001.011, तो ये दिया है एक्चुअली कन्वर्ट बाइनरी टू, हाँ ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो ये 2 मार्क्स, कन्वर्ट करना है बाइनरी को डेसिमल में भी ऑक्टल में, तो मैं यहाँ पे आपको बाइनरी टू ऑक्टल समझा देती हूँ। ये अगर बाइनरी नंबर है, इसको अगर ऑक्टल में करना है तो आप 3 बिट का पेयर लेंगे, डेसिमल के जो पहले वाला पेयरिंग इधर से स्टार्ट होगी, इसके इधर से होगी, तो ये 3 बिट का पेयर ले लिया, फिर ये 3 बिट का पेयर लिया, एक ही बिट है तो यहाँ पे आप 0 0 ऐड कर दो, और यहाँ पे इस तरीके से पेयर होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो ये आपका 1 ही हो जाएगा, ये 0 0 1 ये 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3। सो द आंसर इज बाइनरी टू ऑक्टल का आंसर आ जाएगा 1 1 3, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट द आंसर। तो ये कन्वर्जन मैंने बताया है, अगर स्टिल कन्वर्जन में डाउट हो तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी मैं टैग कर दूंगी। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश किया है आपको एक क्विक रिव्यू दे दूं 11th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि फंडामेंटल ऑफ पाइथन से लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर वीडियो में मुझे टाइप कर दे कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर उस पे बना दूं। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द वीडियोस फॉर फ्री फॉर 11th क्लास एंड 12th क्लास। अगेन मैं बता दूं, चैनल पे होम सेक्शन पे जाइएगा, आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए 11th क्लास में यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है, तो आप अगर अपनी क्लास रिस्पेक्टिव अगर प्लेलिस्ट को चेक करेंगे then I will add all those videos which are helpful for your class. So this is all about today's video. I hope this video is helpful for you. Please like, share and subscribe to our channel and wait for the next upcoming video. Thank you.